नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कश्मीर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 8वीं कक्षा की परीक्षाएं यहां पर नहीं होंगी। इस तरह से सामने एक फैसला देखने को मिला है, क्योंकि कश्मीर सूबे में इस बार 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड की नहीं होंगी और स्कूल स्तर पर ही इस बार परीक्षाएं लेने का ये फैसला हुआ है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस बाबत यहां आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों को सभी इंतजाम समय रहते पूरा करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर सूबे में इस बार 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। और पिछले आप देखिए कोरोना समय से ही किस तरह से स्कूल पहले से ही बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, लेकिन एक एक करके स्कूल खोलने की कवायद शुरू की गई, कॉलेजेस खोलने की कवायद शुरू की गई। लेकिन अब बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है, जहां पर स्कूलों को पूरे सभी इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस बात की पूरी जानकारी दी है, आदेश भी दिया है और स्कूल स्तर पर ही परीक्षाएं लेने का ये फैसला किया गया है। 8वीं कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, अब वो यहां पर बोर्ड परीक्षाएं नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्तर पर ही ये परीक्षाएं ली जाएगी। और बड़ी राहत है या नहीं, इस पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरफान फाजिल। इरफान से ही जानेंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर तो बात सामने आई थी, लेकिन 8वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। इरफान, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है? देखिए, बात करें अगर 8th और क्लास 9th को लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ ये दोनों क्लासेस छुट्टी थी, मगर इस बार जो डिसीजन सामने नजर आ रहा है वो स्कूल लेवल को लेकर ही आ रहा है। वो भी कश्मीर, क्योंकि इसके साथ साथ देखा जाए तो कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है और जो इस एग्जामिनेशन का जो सेट प्रोटोकॉल है, खासतौर पर पेपर्स को लेकर, वो भी स्कूल लेवल पर ही डिसाइड किया जाएगा। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि हर साल जो है इस एग्जामिनेशन को बोर्ड ही कंडक्ट करता था, बोर्ड ही कंक्लूड करता था, मगर इस बार जो डिसीजन सामने जो नजर आ रहा है 8th और 9th क्लास के, ये स्कूल लेवल पर ही एग्जाम होंगे, जिसके लिए प्रॉपरली स्कूल ही सेट प्रोटोकॉल को लेकर एग्जामिनेशन के पेपर्स भी सेट करेगा, जो बच्चे ऑफलाइन मोड पर इस एग्जाम को कंडक्ट। लेकिन इरफान, जिस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ पर हुई थी एसओपीज का पालन करते हुए, और मुकम्मल तरीके से देखा भी गया कि कैसे वहां पर परीक्षाएं ली गई, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बोर्ड की ही मार्कशीट जो है वो सामने आनी थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में किस तरह से बदलाव किया गया है, जरा वो समझाइए। देखिए, एक साइड से अगर देखा जाए कोविड में एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करने हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए बीच में एक कैट की चला टाइम लैप्स हुआ जब टीचर से बंद रहा, बच्चों की पढ़ाई जो है काफी ज्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाए, स्कूल बंद पड़े थे। अब एक साइड से एग्जामिनेशन का टाइम भी जो है वो धीरे धीरे सामने नजर आ रहा है और हर साल देखा जाता है, तो चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, वो हमेशा बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्लासेस को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इस बारी भी हमने देखा कि ये जो डिसीजन सामने नजर आ रहा है बच्चों के लिए ही नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे का साल वेस्ट ना हो, खासतौर पर जिस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं, चाहे 10th हो या 12th हो। अब जो ये डिसीजन सामने नजर आ रहा है, जिसमें 8th 9th की बात की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के मुस्तकबिल और बच्चों के जो साल को बचाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि बच्चे प्रॉपरली पढ़ नहीं पाए हैं। बच्चों के जो ट्यूशन है वो सफर हुए हैं, बच्चों के क्लासेस जो है स्कूल में वो सफर हुए हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे जो है 40 to 60% सिलेबस जो है वो कवर कर पाते हैं। तो कहीं इस बात पर भी गौर किया गया है कि बच्चों के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड पर ही लिए जाएंगे, मगर स्कूल लेवल पर ही। इरफान, ये बताइए कि किसी अभिभावक से आपकी बातचीत हुई है, बच्चों से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे जो है वो जाहिर सी बात है अपने साल को बचाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अपने आजकल के जो बच्चे हैं काफी फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि हमेशा वो 0.5 के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने तैयार नहीं होते। आजकल अगर देखा जाए बचा के क्या बात टॉप रैंक टॉप जाहिर सी बात है जब बच्चे को इस तरह की ऑनलाइन एग्जाम होगी चल रहा है और बच्चों को। चलिए इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन स्कूल स्तर पर ही 8वीं कक्षा के बच्चों के एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब बड़ी राहत बच्चों को मिलती हुई, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर अगर बच्चे यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो जाहिर तरीके से फायदा भी होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर सिग्नल नहीं होने की वजह से बच्चे 2-4 होते हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर रास्ता खोलने की अब यहां जानकारी जो है वो साझा होती हुई नजर आ रही है। किश्तवाड़ के
बारवान से अनंतनाग तक आज शाम तक रास्ता खुल सकता है और अंतिम चरण में रास्ते से बर्फ हटाने का काम यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सिंथन अनंतनाग मार्ग खुलने से अभी तक यहां आप देखिए समय लग सकता था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ में ये बंद हो चुका था पूरा रास्ता। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी और उन लोगों को भी नजर आएगी जो यहां से रसद ले जाकर कश्मीर तक पहुंचते थे। और किश्तवाड़ से अगर बात करें तो बारवान से अनंतनाग तक आज शाम तक ये रास्ता खुल सकता है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका था, लेकिन कड़ी मुशक्कत के बाद इस पूरे रास्ते को साफ करने की कवायद चलाई गई है और अंतिम चरण में अब बर्फ हटाने का काम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ में कई रास्ते बंद हो चुके थे और सिंथन अनंतनाग मार्ग खुलने के लिए भी अभी समय लग सकता है, जिसपे क्योंकि पूरी तरह से नजरें गड़ाई गई हैं प्रशासन की तरफ से। निर्माण एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं और बर्फ हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन रास्ते को किस तरह से क्लियर किया गया है ये भी आप अपनी साफ तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अमला जो है वो डटा हुआ है काम को लेकर। लेकिन किश्तवाड़ के लोगों के लिए यहां पर कहीं ना कहीं राहत भरी सांस जरूर है, क्योंकि बारवान से अनंतनाग तक आज शाम तक ये रास्ता खुल सकता है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से। अजय, जिस तरह से अनंतनाग सिंथन टॉप की भी बात होती है, लेकिन आज बारवान से अनंतनाग तक शाम तक रास्ता खुल सकता है, क्या लगता है अभी तक कितना काम हो चुका है? क्योंकि तस्वीरें तो दिखा रही हैं, लेकिन आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए आशा, जैसे बीती शुक्रवार जो 22 तारीख को बर्फबारी हुई थी तो 3 कैजुअलिटीज हुई थी हमारे जिला किश्तवाड़ की। एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर था वो मरगन टाप में फंस गया था एम्बुलेंस के साथ, तो उसकी वहां मृत्यु हो गई थी। और 2 लोग अनंतनाग की तरफ सिंथन टाप में फंस गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। करीब 2 से 2.5 मीटर बर्फ यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई थी इन दिनों में, तो उसको हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारे प्रशासन से बात हुई है तो जो मरगन अनंतनाग वाला रास्ता है जहां मड़वा वार्डवन को एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो वहां पर काम जोरों पर चल रहा है। जो लिंक रोड है वहां से बर्फ हटाई गई है और जो मेन मरगन टाप का रास्ता है वहां पर आज शाम तक जो बर्फ हटाने का काम है पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई उन्होंने भी दावा किया है कि आज शाम तक वो रास्ता खोल दिया जाएगा। और बेशक जो मड़वा वार्डवन के लोग हैं उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिंथन के वाया रास्ता जो है वहां पहुंचना संभव नहीं होगा किश्तवाड़, लेकिन वो लोग अनंतनाग तक पहुंच पाएंगे और जो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई है वो वहां पर बहाल हो पाएगी। यानी ये कहा जा सकता है अजय कि आने वाले समय में अगर रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाता है तो आम जनता को राहत की सांस जरूर होगी, क्योंकि रसद को लेकर भी जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए नॉर्मली क्या होता था कि नवंबर महीने में बर्फबारी होती थी और रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन लोग उससे कर लेते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से अचानक से ये बर्फ अक्टूबर महीने में गिरी है, लोग भी परेशान हैं, सरकार को भी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी दी जा रही थी कि मरगन टाप को क्लियर किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई अनंतनाग से ही वहां पर पहुंचती है, तो उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का संपर्क घाटी के साथ जोड़ने के लिए जो रास्ता है सिंथन टॉप से होता हुआ जा रहा है, वहां पर भी काम चल रहा है। जो सिंथन मैदान है वहां तक किश्तवाड़ की तरफ से रास्ता क्लियर किया गया है। कितना समय लग सकता है उस रास्ते को खुलने को लेकर? जिस तरह से बर्फ वहां पर एक्यूमुलेट हुई है तो एक टफ काम हो सकता है और ये 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है, अगर मौसम साफ रहता है। तो अगर फ्रेश स्नोफॉल होता है तो ये रास्ता फिर कहीं ना कहीं लंबे समय तक बंद हो जाएगा। लेकिन जोरों से काम चल रहा है, जो NHIDC की एजेंसी है, ठेकेदारों। ये बताइए कि सिंथन अनंतनाग टॉप पर कितनी फीट तक बर्फबारी इस वक्त तक हो चुकी है? आशा रिपीट करेंगे प्लीज। कितने फीट बर्फबारी हो चुकी है सिंथन टॉप पर? सिंथन टॉप पे 2 मीटर से ज्यादा रिपोर्ट की गई थी, यानी 6 से 7 फुट बर्फ गिरी थी। जो जिस दिन वो यात्री वहां पर फंस गए थे, तो एक ड्राइवर था और उसका साथी था, उस दिन बताया जा रहा है कि 7 फुट के करीब बर्फ वहां पड़ी थी। उसके बाद मौसम साफ हो गया और वहां पर रिट्रीव करने की बात की गई। जो हम विजुअल दिखा रहे हैं तो उन चालकों की ही गाड़ियां जो फंसी है वो सिंथन टॉप के विजुअल हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन गाड़ियों को भी निकाला गया है। तो अब टॉप से नीचे आने का प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा क्योंकि ये काफी टफ टेरेन है और ये ग्लेशियर प्रोन एरिया, हालांकि अभी ग्लेशियर्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोटी परत बर्फ की बिछी हुई है तो एक टफ काम है, चाहे NHIDC हो या दूसरी एजेंसीज हो। लेकिन अच्छी खबर मड़वा वार्डन के लिए ये है कि उनकी जो रसद बंद हुई थी उसको बहाल होने में
अब चंद घंटे ही रहे हैं, जिस तरह से डीसी किश्तवाड़ का दावा क्या है। लगता है शाम तक कितने बजे तक रास्ते को खोल दिया जाएगा अजय? देखिए, बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक काम किया जा रहा है और अंतिम काम जो है 6 और 7 के बीच में हो सकता है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम अगर किसी मशीनरी में आती है तो कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एफर्ट्स यही किए जा रहे हैं कि शाम 6 बजे तक इस रास्ते को कहीं ना कहीं खोल दिया जाए और जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं या लोग हैं उनको वहां पर प्रायोरिटी से कितनी निकाला तादाद जाए। में लोग उसके रास्ते बाद में फंसे हुए हैं वहां पर अजय? एक पूरा सब डिवीजन है, मड़वा एक पूरा सब डिवीजन है, इसकी 3 तहसीलें हैं। दक्षिण का तो रास्ता दूसरी तरफ से वार्ड 1 और ये जो मड़वा है और इनका चलना जो है इसी रास्ते से होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर सर्विस पहले होती थी, अब वो भी बंद है, तो कहीं ना कहीं पूरी आबादी जो है, हजारों की संख्या में जो आबादी है, इस पर ही डिपेंडेंट है, इसी मरगन टॉप की जो मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं एक मेन लाइफ लाइन है इस इलाके की, जिसको प्रायोरिटी पर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये पहली बार होगा कि इतने कम समय में इसको खोलने में कहीं ना कहीं सफलता मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बारवान से अनंतनाग तक रास्ता आज शाम 6 बजे तक खुल सकता है और बड़ी राहत इन लोगों को मिल सकती है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद था बर्फबारी होने की वजह से। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखिए कि बर्फबारी जो है वो ज्यादा तरीके से हो चुकी है, लेकिन सिंथन टॉप को भी पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। मौसम लगातार बाधा बना हुआ है और सबसे अहम और राहत भरी खबर जो है वो बारवान के इलाके के लिए है, क्योंकि यहां पर लोगों को रसद की काफी जरूरत थी, जिसकी वजह से अब अगर आवाजाही शुरू होती है तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से अब आप देखिए बड़ी कार्रवाई किस तरह से देखने को मिल रही है। लगातार यहां पाकिस्तान के समर्थकों के साथ पुलिस प्रशासन अब नरमी कोई नहीं बरतेगी और साथ ही साथ सांबा पुलिस ने साफ तौर पर ठुकरा दी है माफी देने की अपील, क्योंकि अब यहां पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को कोई माफी नहीं दी जाएगी और स्थानीय लोगों ने भी अब इसमें नरमी न बरतने की मांग को लेकर पूरी तरह से प्रदर्शन कर दिया है। गद्दारों के परिजनों ने यहां प्रशासन से माफ करने की गुहार लगाई थी, लेकिन यहां पूरी तरह आप देखिए जिला सांबा के लोग किस तरह से अब मुस्तैद होते हुए नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर कैसे काम चल रहा था इस पर कहीं ना कहीं अब नकेल कसना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान समर्थकों के साथ कोई भी नरमी ना बरती जाए, इसी को लेकर अब सांबा की आम जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, जिसमें पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है और गद्दारों के परिजनों ने यहां प्रशासन से माफी मांगने की पूरी तरह अपील की थी और माफ करने की गुहार भी लगाई गई थी। लेकिन अब आप देखिए आम जनता किस तरह से लामबंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक जितने भी लोग हैं इन लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इन लोगों की नकेले कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग यहां भारत के अंदर हर सुख सुविधा चाहते हैं, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे इन लोगों पर कार्रवाई को अंजाम में लाया जाएगा, अमल में लाया जाएगा, उसके बाद ही यहां पर इन लोगों के हौसले पस्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन लगातार आप देखिए क्रिकेट मैच के बाद किस तरह से पाकिस्तान के नारेबाजी यहां पर की गई है, समर्थक यहां पर देखे गए हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अब जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सांबा जिले के अंदर लोग अब काफी तरीके से रोष में देखे जा रहे हैं, जहां पर गद्दारों के परिजनों ने प्रशासन से माफ करने की गुहार लगाई है, लेकिन इस पर पूरी तरह इसे नकारते हुए आम जनता नजर आ रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज धरना प्रदर्शन सांबा के अंदर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के समर्थकों के साथ पुलिस प्रशासन अब कोई नरमी नहीं बरतेगी। अब इन लोगों पर कार्रवाई होना लाजमी है और सांबा पुलिस ने साफ तौर पर माफी देने की अपील को भी ठुकरा दिया है, क्योंकि अब इस पर अगर आप दबाव की बात करें तो आम जनता पूरी तरह से दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल से ही लगातार धरने प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, क्योंकि एंटी एलिमेंट्स की वजह से जो परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही थी इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी नरमी ना बरतने की मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन कर दिया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान समर्थकों के जो काम देखे जा रहे थे इन लोगों पर नकेले कसना बहुत जरूरी था, अब पुलिस भी एक्शन मोड में देखी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार ये जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और खासतौर पर अगर इन एंटी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो जहां सांबा के लोगों में काफी हद तक गुस्सा देखा जा रहा है कि सांबा जो कि शूरवीरों की धरती है और यहाँ पर रहकर ये एंटी नेशनल एलिमेंट भारत को यहाँ प्रदर्शन करते हैं, यानी भारत की हार पर यहाँ पर जश्न मनाया जाता है इन एंटी एलिमेंट द्वारा। लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और पुलिस ने
मुझे लगता है जिस तरह से कार्रवाई की है खासतौर पर FIR लॉन्च की, बड़ी बात है ये। और कुछ लोगों को लगातार डिटेन किया जा रहा है और नंबर लगातार जो वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। यानी 2 लोगों से शुरुआत की थी, अब ये नंबर लगभग 10 के आसपास जो पहुंच चुका है, जिनको डिटेन किया गया है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके में जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स लोग फंसते थे, वहां के कुछ स्थानीय लोग चकमंगा गुजरा इलाके के कल एक सोशल मीडिया पर मैसेज देते हुए नजर आए कि हमारे बच्चों से गलती हुई है और गलती इनकी माफ की जाए। ये प्रशासन से गुहार लगाई जा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये मैसेज फ्लैश होता है तो वहां लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिलता है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन एलिमेंट्स को माफ नहीं। ऋषि, क्या लगता है कि इस तरह से कार्यवाही होना कितना जरूरी था? क्योंकि कश्मीर के अंदर भी जिन लोगों की तरफ से ऐसा काम किया गया, UAPA की तरफ से वहां पर उन पर कार्यवाही हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर से भी कुछ युवाओं को यहां गिरफ्तार किया गया, राजौरी के अंदर से भी महिला को बर्खास्त कर दिया गया। क्या लगता है कि इस तरह से कार्यवाही को पहले अंजाम दिया गया होता तो शायद आज तक ये ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम एंटी नेशनल एलिमेंट्स की हम बात करते थे, ये लगातार कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं ये लगातार पनपती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सिर्फ हमें सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था, लेकिन पर्टिकुलर इस तरह का जो एक्शन उनकी तरफ से होता था वो नहीं देखा जाता था। लेकिन इस मैच ने इतनी पोल बोली है और इस मैच के साफ तौर पर ये लिस्ट बाहर निकाल के रखी है कि ये शरारती तत्व, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जो भारत देश के विरुद्ध यहाँ पर साफ तौर पर नजर आए। उसी को लेकर अब जिस तरह से लगातार कई अलग अलग नाम आए, चाहे वो कश्मीर की बात करें या जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों की बात करें, यहाँ ये जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। अब इनको जो वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सांबा में कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है ऋषि? देखिए, फिलहाल अभी तक 8 से 10 लोगों को डिटेन किया गया है और FIR इसमें लॉन्च हो चुकी है। अलग अलग धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनके समर्थक, ये जो नारे लगा रहे थे, इनके समर्थक अब सामने आए हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इनको माफ किया जाए, ये बच्चे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे हैं तो यहाँ पर पहले भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, पहले भी नशा तस्करी हो, गोवा स्मगलिंग हो, या देश के विरुद्ध जो वो ताकतें जो ये जो हावी हो रही हैं, ये देश के खिलाफ कई सारी ऐसी चीजें रख चुके हैं जहाँ पर माहौल को खराब था कि लेकिन ऋषि, ऐसे बच्चों पर डबल कार्रवाई करने की जरूरत है जो यहाँ पर भारत के अंदर सुख सुविधाएं लेते हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से बात कर लीजिए, वो भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन इन बच्चों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और ऐसे अभिभावकों पर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है जो माफी मांगते हुए नजर आते हैं अपने बच्चों को समझाने के बगैर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जिला सांबा के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है जो भारत के अंदर रहते हैं, सुख सुविधाएं लेते हैं, नौकरी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी यहां पर करते हैं। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को डालना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ यहां पर इंडिया भी अपना योगदान दे रही है और इसी समय यहां जम्मू एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान जहां शाम 4 बजे रवाना की जाती थी, उसके बाद ये अवधि रात 8 बजे तक बढ़ा दी गई है। वहीं आने वाले समय में इसमें अब और इजाफा किया जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि आखिरी उड़ान का समय अब रात 12 बजे तक निर्धारित करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार लगातार हो रहा है और नया एयरपोर्ट जल्द ही लोगों के सामने होगा, जिसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर हर संभव सहयोग यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात संजीव कुमार ने जम्मू में आज मुबारक मंडी स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम के दौरे के दौरान कही। क्योंकि एयरपोर्ट आप जानते हैं किसी भी सिटी या स्टेट का एक गेटवे होता है, तो आपका एयरपोर्ट धीरे धीरे वो भी तरक्की कर रहा है और अभी तो नया एयरपोर्ट भी हम बनाने की तैयारी में हैं। और आप जानते होंगे जैसे लास्ट फ्लाइट 22 जुलाई तक, अभी तक 4 बजे लास्ट फ्लाइट यहाँ से जाया करती थी, अभी इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, रात को 8 बजे अभी लास्ट फ्लाइट जा रही है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसको और हम बढ़ा पाएँ, रात को 11-12 बजे तक कर पाएँ, ताकि लोग वहाँ दूसरी जगह से जो आते हैं सुबह आएँ दर्शन के लिए या देख के सिटी, रात को वापस भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। वो नया एयरपोर्ट बहुत शीघ्र आपके बीच में होगा, उसके लिए पूरा यूटी गवर्नमेंट ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। एआई की तरफ से उन्होंने जमीन का जो हमको ऑर्डर किया है।
तो रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र 6 दिन शेष रहते जम्मू शहर की बाजारों का नजारा अब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों से रोशनी के इस त्योहार पर पड़ा हुआ कोरोना का काला साया अब काफी हद तक हटने से कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते हर कोई इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहा है और बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे दुकानदारों को भी इस बार धंधा चमकाने की उम्मीद है। बाजारों में दीपावली से संबंधित सामान की बिक्री शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसकी बिक्री के लिए अब कितना जोर पकड़ा जाएगा, कितने लोग यहां पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, इसको लेकर दुकानदार उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। 2 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा और 4 नवंबर को दीपावली और उसके बाद 6 नवंबर को भैया दूज का त्योहार है और हर कोई इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर कमर कस चुका है। कोरोना टाइम में तो काफी दिक्कत हुई थी हमारे को, लेकिन अब जब लोग बाहर आ गए हैं, गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दी है, तो हमने भी हर किस्म की पिक्चर जो है बनानी शुरू कर दी है। उसमें लक्ष्मी प्रमुख है, तो हम चाहेंगे कि कस्टमर आए। हम सर 15-20 दिन से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगातार सिर्फ दिवाली की पिक्चर हम बना रहे हैं। दिवाली का जो पूजन है उसकी पिक्चर बना रहे हैं, सीनरीज बना रहे हैं, क्योंकि लोग डेकोरेट करते हैं, अपना घर डेकोरेट करते हैं। जी, इस बार कोरोना कम है, हमें तो फुल तैयारी की है। इस बार मैंने पूरी उम्मीद रखी हुई है भगवान के ऊपर। 2 साल सर बिल्कुल काम नहीं किया हमने, थोड़ा सा लोग बाहर आते नहीं थे, तो हम खुद भी डरे हुए थे, तो लोग भी डरे हुए थे। इस बार माता रानी की दया, ठीक है सब कुछ। तो जम्मू को प्रमोट करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू के इतिहास और संस्कृति और लोक संगीत से लोग रूबरू हो रहे हैं। वहीं जम्मू की खेल प्रतिभाओं को भी उभारने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में भी अपने सहयोग से आज यहां महिला गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने किया। इस प्रतियोगिता में 22 महिलाओं ने भाग लिया है और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। आज आइकॉनिक वीक में एक गोल्फ पटिंग टूर्नामेंट है लेडीज़ का। तो पहली बात तो हम गोल्फ को इनकरेज कर रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट वीमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग पार्ट। उसके साथ साथ ये जो गोल्फ कोर्स है हमारा, ये एक इवेंट है जो इस कोर्स को हाईलाइट करेगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है एंड आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव इवेंट है जिसमें लोग आएं और ये अपना दे कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द गोल्फ कोर्स इज एंड हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ बीन मेंटेन्ड। सब करवा रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स ही नहीं, बट ये पूरा आइकॉनिक वीक है जम्मू को प्रमोट करने के लिए। तो जम्मू के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम गोल्फ और एक तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसी तरह म्यूज़िक हैज़ बीन प्रमोटेड, बाहू फोर्ट में इवेंट्स हुए हैं, जम्मू की हिस्ट्री प्रमोट हुई है। तो सब अपना अपना जितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एवरीवन। टेकन बाय द गोल्फ कोर्स, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़रूरी नहीं है हार या जीत, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, साथ में लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। आगे भी ऐसा होता रहे ताकि हम लोग खेलते रहें और हमारी सहानुभूति बढ़ती रहे। गोल्फ खेला और मुझे बहुत मज़ा आया। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट थी, फिर उसके बाद जब मैंने जैसे ही गेम की उसके बाद मुझे अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में जब ऐसा टूर्नामेंट दोबारा ऑर्गेनाइज करे गवर्नमेंट, टूरिज़्म गवर्नमेंट, तो मैं दोबारा आऊँगी और फुल एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। तो बिजनौर के गांव रतनाल में 2 पक्षों में हुए जमीनी विवाद यहां पर अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। इस विवाद में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने अपनी जमीन में निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और ये विवाद यहां खूनी संघर्ष में बदल गया। काम लगे हिलान तहसीलदार साहब का आर्डर उन्हें निशानदेही की मौके का सब साढ़ा कोर्ट का आर्डर है, स्टे आर्डर है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी फिर आनिया हमला करी उड़िया उन्हें। कुने किता ये शमशेर सिंह
ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਕੋ 18 ਬਿੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ 12-14 ਹੁੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਣੀਆਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ तो केड़ी आए थे दराड़ ही आए ਦਰਾਟ ਲੈ ਰਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਪਤਾ ਦਰਾਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਰਾਟਾ ਕਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।